हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैपिड सक्सेस पॉइंट में। आज हम आपको शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का अध्ययन कराएंगे। इसके पहले हम फर्स्ट पेपर कंप्लीट करा चुके हैं आपका शिक्षा शास्त्र का, जिसमें से भारत के शैक्षिक विकास को विस्तृत रूप से बताया गया। उसके सारे चैप्टर हमने आपको उपलब्ध कराए हुए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। हमारा मनोविज्ञान का पेपर चल रहा है, सारे वीडियो क्लिक करके हम आपको दे रहे हैं। इसके बाद हम शिक्षा मनोविज्ञान का पेपर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ के शिक्षा शास्त्र से जुड़ी हुई जो भी वैकेंसी आसपास आने वाली हैं कुछ महीनों में, चाहे वो प्रवक्ता की हो चाहे सहायक आचार्य की हो, यूजीसी नेट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ से प्रॉपर आपको नोट्स मिल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम सॉल्व कराते रहते हैं बीच बीच में। और बीएड एमएड डीएलएड के स्टूडेंट्स भी यहाँ से प्रॉपर नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, अध्ययन करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ टेट सीटेट की तैयारी करने वाले छात्रों को भी यहाँ से पर्याप्त जानकारी उपलब्ध हो जाएगी अगर वो इस चैनल से जुड़ेंगे, ठीक है। तो मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। और इस चैनल को देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों में भी इसे शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी उनको भी मिले और उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके, ठीक है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। जो पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, इसमें से ये इन्होंने बताया है कि जो कोई भी क्रिया होती है तो उस क्रिया के जो उद्दीपक है उसके अनुरूप ही क्रिया होती है। और उद्दीपक कैसा होना चाहिए? स्वाभाविक होना चाहिए कि अस्वाभाविक होना चाहिए? और स्वाभाविक और अस्वाभाविक जो उद्दीपक है उसके प्रति अनुक्रिया कैसी होती है, उनमें कैसा संबंध होता है, इसी के संबंध में चर्चा पावलोव ने अपने सिद्धांत में की है। तो चलिए इसका अध्ययन करते हैं, हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं कि इन्होंने कैसे सिद्धांत को समझाया। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो पावलोव महोदय हैं, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? रूस के थे। रूस का इनका निवास स्थान कहाँ है? रूस में था। और इनका पूरा नाम IP पावलोव था, ठीक है। ये मूल रूप से थे क्या? मूल रूप से शरीर विज्ञानी थे, यानी कि फिजिशियन थे। ये कुत्ते की पाचन क्रिया में लार के स्राव का अध्ययन कर रहे थे। ये शरीर विज्ञानी थे, फिजिशियन थे। इन्होंने पाचन क्रिया का अध्ययन शुरू किया था एक कुत्ते के ऊपर, ठीक है। फिर क्या हुआ? अध्ययन करते करते एक कुछ ऐसी घटना घटित हुई इनके साथ में कि उसके बाद उस घटना ने इनको इतना प्रभावित किया कि शरीर विज्ञानी से क्या बन गए? मनोवैज्ञानिक बन गए, ठीक है। शरीर विज्ञानी से क्या बन गए? मनोवैज्ञानिक बन गए। और फिर उसके पश्चात उन्होंने ये शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का जो सिद्धांत दिया, मनोविज्ञान में आज भी वो यूजफुल है। तो देख लेते हैं क्या इन्होंने कहा इस सिद्धांत में। तो इस सिद्धांत में पावलोव ने कहा, क्या कहा? कि जो अस्वाभाविक उद्दीपक है, अस्वाभाविक उद्दीपक, ठीक है। उद्दीपक दो प्रकार के होते हैं। स्वाभाविक होते हैं जो नेचुरल है, जिनको होने पर दूसरी प्राणी अनुक्रिया करेगा ही। जैसे कोई उद्दीपक सामने आया तो कोई भी प्राणी उसके प्रति कैसी अनुक्रिया करेगा ये पहले से ही पूर्व निश्चित है, यानी कि वो स्वाभाविक है, ठीक है। यानी कि कोई किसी के द्वारा यदि हमें मारा जाएगा, किसी ने हमको बेवजह मारा, तो जाहिर सी बात है स्वाभाविक अनुक्रिया क्या होगी कि हमको भी क्रोध आएगा और हम भी उसके झगड़ा कर सकते हैं, हम भी मार पिटाई कर सकते हैं। स्वाभाविक अनुक्रिया है। अस्वाभाविक, यहाँ पर उन्होंने क्या कहा? अस्वाभाविक उद्दीपक के द्वारा स्वाभाविक अनुक्रिया को सीखने को शास्त्रीय अनुबंधन कहा जाता है। इन्होंने क्या बताया? कभी कभी क्या होता है, स्वाभाविक अनुक्रिया किसके प्रति होती है? स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति होती है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी कभी कभी स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। यही इस सिद्धांत में बताने का इन्होंने प्रयास किया, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, चित्र माध्यम समझने का प्रयास करते हैं क्या इनका सिद्धांत है। तो ये पावलोव महोदय हैं, ठीक है। ये जो यहाँ बैठे हुए हैं ये पावलोव महोदय हैं, ठीक। और यहाँ पे ये जो कुत्ता है, ठीक, ये कुत्ता है। तो इन्होंने इस शास्त्रीय जब अध्ययन किया तो लार ग्रंथि का अध्ययन कर रहे थे कि लार कैसे पाचन क्रिया में सहायक है, कैसे इसका मतलब कि प्रवाह होता है। तो अध्ययन करते समय फिर उन्होंने इन्होंने एक बॉक्स बनवाया। उस बॉक्स में एक पटरा लगा दिया, मतलब कि आगे जैसे तख्ती लगी होती है ऐसे तख्ती लगा दी। उस छोटी जगह एक छोटी सी रखी वहाँ पे, जहाँ से कुछ मतलब कि प्लेट रख के अंदर बाहर की जा सके, इतनी जगह उसमें शेष थी। और एक बीकर लगाया, यहाँ पे देखिए चित्र में देख लीजिए, अब ये बीकर लगा हुआ है, ठीक है। और कुत्ते की जबड़े पे यहाँ जीभ के पास एक ऑपरेशन करके एक नली फिट की और उसका संपर्क किससे करा दिया? बीकर से करा दिया। और जो ये जो खिड़की बनी हुई है यहाँ पे ये भोजन रखा हुआ है, ये देखो ये भोजन है, ठीक है। और यहाँ पे घंटी टंगी हुई है, ठीक।
और ये पावलो महोदय, इन्होंने क्या किया, ये अध्ययन कर रहे थे। जैसे कुत्ते के सामने भोजन जब पहुंचता है, ठीक है, जैसे भोजन आता है किसी के सामने, तो क्या होता है कि स्वाभाविक तौर से भोजन के प्रति लालसा बढ़ती है और लार ग्रंथियाँ सक्रिय हो जाती हैं। ऐसे ही कुत्ते को जैसे ही भोजन दिया जाता था तो उसकी लार ग्रंथियाँ सक्रिय हो जाती थी और लार बहना शुरू हो जाता था। फिर इन्होंने क्या किया, एक घंटी टांग दी। इन्होंने क्या किया, पहले घंटी बजेगी, फिर उसके कुछ सेकंड बाद भोजन दिया जाएगा। तो पहले जब घंटी बजती थी तो कुत्ते के लार ग्रंथियाँ सक्रिय नहीं होती थी, वो भोजन को देख के ही सक्रिय होती थी। यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक कौन हो गया, भोजन, और स्वाभाविक अनुक्रिया क्या हो गई, लार का बहना, और अस्वाभाविक उद्दीपक क्या हो गया, घंटी। ठीक है, अभी घंटी जब बजती है यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति लार नहीं बहता है अभी। ठीक है, कुछ दिनों तक इसे लगातार जब इन्होंने इसी प्रोसेस को दोहराया तो फिर कुत्ते के दिमाग पे ये आ गई बात समझ में कि जब घंटी बजती है उसे कुछ सेकंड बाद ही भोजन मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे ही घंटी बजती थी तो उसके पहले से ही लार ग्रंथि सक्रिय हो जाती थी और लार टपकना शुरू हो जाता था, वो बीकर में इकट्ठा होता था। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने ये अध्ययन किया कि कभी कभी जब हम कोई स्वाभाविक और अस्वाभाविक दोनों उद्दीपकों को साथ साथ प्रस्तुत करते हैं तो अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी प्राणी स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, भोजन, अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है, घंटी। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जब स्वाभाविक और अस्वाभाविक दोनों उद्दीपकों को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है तो प्राणी स्वाभाविक और अस्वाभाविक दोनों ही उद्दीपकों के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया ही करता है। ठीक, जैसे कि कुत्ता चाहे घंटी बजे चाहे भोजन आए, दोनों में ही उसकी लार टपकना प्रारंभ हो जाती थी। फिर कुछ दिनों के पश्चात क्या किया इन्होंने कि घंटी तो बजती थी लेकिन भोजन नहीं मिलता था। ठीक, घंटी बजी लेकिन भोजन सामने उपस्थित नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी कुत्ते की लार ग्रंथि से लार टपकती रहती थी। ऐसा उन्होंने कई दिनों तक किया कि घंटी बजेगी लेकिन भोजन नहीं दिया जाएगा। तो कुछ दिनों के पश्चात 10, 15, 20 दिन, महीने भर के बाद क्या हुआ, कुत्ता ये समझ गया कि बेल बजने से अब भोजन नहीं मिलता है। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उसके प्रति जो लार ग्रंथि थी वो निष्क्रिय हो गई, यानी कि लार टपकना बंद हो गया। तो इस प्रकार से इन्होंने अध्ययन से देखा कि स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपक अनुक्रिया में कैसे सहायक होते हैं। तो इतनी सी बात समझ में आ गई होगी आपको चित्र के माध्यम से। चलिए देख लेते हैं कि इस सिद्धांत के निष्कर्ष क्या हैं। इस सिद्धांत के अध्ययन के पश्चात पावलोव ने 4 प्रकार के निष्कर्ष निकाले। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के निष्कर्ष निकाले। कौन सा पहला निष्कर्ष था, पहला निष्कर्ष है किसी भी स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। यानी कि जैसे कि स्वाभाविक उद्दीपक यहाँ पे क्या था, भोजन, और स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है, लार का बहना। तो किसी भी स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा जो बिंदु है वो क्या था, किसी स्वाभाविक व अस्वाभाविक उद्दीपक को, जैसे कि स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, भोजन, और अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है, घंटी। ठीक है, स्वाभाविक व अस्वाभाविक उद्दीपक को साथ प्रस्तुत करने पर स्वाभाविक अनुक्रिया होती है, यानी कि लार बहती है। घंटी भी बजेगी, भोजन भी दिया जाएगा, तो दोनों ही चीज़ों में कुत्ते की लार बहना शुरू हो जाता था। तो यही यहाँ पे कहने का इन्होंने प्रयास किया है कि स्वाभाविक और अस्वाभाविक दोनों उद्दीपकों को साथ प्रस्तुत करने पर क्या होता है, स्वाभाविक अनुक्रिया ही होती है, यानी कि लार बहना शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर इन्होंने कहा तीसरे नंबर पे कि स्वाभाविक उद्दीपक को अस्वाभाविक उद्दीपक से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, भोजन, और अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है, घंटी। इन्होंने कहा स्वाभाविक उद्दीपक को अस्वाभाविक उद्दीपक से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, यानी कि मतलब कि उसकी जगह रिप्लेस किया जा सकता है। जैसे कि भोजन के देने पर लार बहती थी, लेकिन पावलोव महोदय ने जब लगातार घंटी को बजाना शुरू रखा और भोजन को उसके साथ ही देना शुरू कर दिया तो क्या होता था, जब घंटी बज जाती थी तो भोजन मिले न मिले उसके पहले से ही लार टपकना प्रारंभ हो जाता था। तो वही यहाँ पे कहने का प्रयास किया गया है कि स्वाभाविक उद्दीपक को अस्वाभाविक उद्दीपक यानी घंटी से रिप्लेस किया जा सकता है, भोजन को घंटी से रिप्लेस किया जा सकता है, ये यहाँ पे बताया गया। ठीक है, फिर है अस्वाभाविक उद्दीपक कुछ ही समय तक प्रभावित रहता है। अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है, घंटी। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया कि अस्वाभाविक उद्दीपक कुछ ही समय तक क्या रहता है, प्रभावी रहता है। ठीक है, जैसे कि भोजन मिलना बंद हो गया, घंटी बजती रही लेकिन भोजन मिलना बंद हो गया, तो कुछ समय के पश्चात कुत्ते की लार टपकना भी बेल बजने से जो शुरू हो जाती थी, लार टपकना शुरू हो जाता था। जैसे घंटी बजती थी वैसे लार टपकना शुरू हो जाता था। लेकिन जब भोजन नहीं देना बंद कर दिया, भोजन देना इन्होंने, तो क्या हो गया कि उसका विलोपन हो गया, उस अनुक्रिया का क्या हो गया, विलोपन, यानी कि लार टपकना बंद हो गया। विलोपन यहाँ पे इन्होंने इस शब्द का नाम दिया है कि अनुक्रिया जो स्वाभाविक अनुक्रिया है उसका विलोपन कब हो जाता है,
कभी कभी जब हम स्वाभाविक अस्वाभाविक उद्दीपक को रिप्लेस कर देते हैं, उसके साथ में भोजन नहीं देते हैं, स्वाभाविक उद्दीपक के साथ प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, सिर्फ अस्वाभाविक उद्दीपक दिया जा रहा है, सिर्फ घंटी दी जा रही है, भोजन नहीं दिया जा रहा है, तो लार टपकना बंद हो गई। इतनी बात समझ में आ गई, ये निष्कर्ष निकाले गए। अब आगे देख लेते हैं शिक्षा में इसका क्या योगदान है, इस सिद्धांत का। तो शिक्षा में इसका योगदान क्या है? पहला है, यह सिद्धांत सीखने में क्रिया, अनुबंधन और पुनर्बलन पर बल देता है। यह सिद्धांत क्या करता है? सीखने में क्रिया, अनुबंधन और पुनर्बलन, इस पर बल देता है। ठीक है, यानी कि सीखने में व्यक्ति कैसे क्रिया करेगा और क्रिया करते समय उस उद्दीपक और अनुक्रिया में कैसा अनुबंध होगा, कैसा संबंध होगा, और पुनर्बलन पर बल देता है, यानी कि कैसे उस कार्य को करने के लिए वो प्रेरित होगा। इन तीनों ही चीज़ों पर यह सिद्धांत बल देता है। और दूसरा है, यह सिद्धांत सीखने में शिक्षण सहायक सामग्री, जो हम लोग टीचिंग एड्स यूज करते हैं पढ़ाते समय, तो ये सिद्धांत बताता है कि हमें सीखने में शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि सहायक सामग्री का होना बहुत आवश्यक है। और इसके साथ साथ अनुशासन की स्थापना में पुरस्कार एवं दंड, इनके प्रयोग पर बल देता है। ये सिद्धांत बताता है कि यदि अध्ययन कार्य कर रहे हैं तो उस अध्ययन को रोचक बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरा इन्होंने क्या कहा कि कक्षा में या विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने के लिए, बालकों को अनुशासित बनाने के लिए क्या करना चाहिए? समय समय पर पुरस्कार और दंड, यानी कि अच्छा कार्य करने पर पुरस्कृत करना चाहिए और गलत कार्य करने पर दंड देना चाहिए। इससे व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या होता है? नियंत्रित हो जाता है, अनुशासित हो जाता है। ठीक है, तीसरी बात इन्होंने क्या कहा, शिक्षा में क्या योगदान है इसका? इस सिद्धांत के द्वारा गलत आदतों को सही आदतों में बदला जा सकता है। ठीक है, यानी कि यदि किसी प्राणी में गलत आदतें विकसित हो गई हैं तो उनको पुरस्कार एवं दंड के माध्यम से क्या किया जा सकता है? सुधारा जा सकता है। ठीक है, और चौथा जो उन्होंने बताया वो क्या कहा? सरल विषयों के अध्ययन में उपयोगी। यह सिद्धांत सरल विषयों का अध्ययन कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें तर्क चिंतन की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि ऐसा कोई विषय जिसमें तर्क चिंतन की आवश्यकता नहीं है, जैसे साहित्य का अध्ययन हम करेंगे तो कल्पनाशीलता आवश्यक है। यदि हम गणित का अध्ययन करेंगे, विज्ञान का अध्ययन करेंगे तो तर्कशील होना चाहिए व्यक्ति को। ठीक है, तो ये कहता है ऐसा विषय जिसमें से तर्क चिंतन की आवश्यकता नहीं होती है, तो उन विषयों के लिए यहाँ पे ये अध्ययन करना, जो क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है वो बहुत उपयोगी है इस कार्य में। ठीक है, तो ये हो गया शिक्षा में इसका उपयोग। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको ये जो दी गई जानकारी है आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आपको लगातार वीडियो मिल रहे हैं और हमारी कोशिश है कि आपको सारे वीडियो, सारे पेपर्स के उपलब्ध कराएं हम, नोट्स भी आपको प्रॉपर मिल रहे हैं। तो ठीक है मित्रों, पढ़ते रहिए लगातार और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।